नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुटी विधि से अमरूद के नए पौधे तैयार करने का तरीका। वर्षा जल संग्रहित करने के उपाय। किसान भाइयों, आजकल बाजार में अमरूद की एक से बढ़कर एक प्रजातियों के पौधे मौजूद है जो कि अधिक और अच्छा फलन देते हैं, लेकिन इन पौधों की कीमत अधिक होती है, जिससे किसानों को अमरूद की बागवानी करने में काफी लागत लग जाती है। पर अब कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद के नए पौधे तैयार करने की सरल और आसान विधियां विकसित कर ली है, जिनमें से गुटी विधि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस विधि से किसान खुद अपने स्तर अमरूद के पुराने वृक्षों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गुटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभ और इसकी विधि के बारे में जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रूबी रानी से। किसी भी अच्छे बगीचे के लिए आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता के पौध सामग्री हो, और वो जब तक आपको उत्तम गुणवत्ता की पौध सामग्री नहीं होगी तब तक आप अच्छे उत्पादन और अच्छी उत्पादकता अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी फल बगीचे को लगाने के पहले आप उत्तम गुणवत्ता वाले पौध का चुनाव करें, और जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं आप सुनिश्चित करें कि वो पौधा उसी किस्म का है जिसका आप चुनाव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अमरूद का अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। और अमरूद में व्यावसायिक रूप से दो विधियां प्रचलित हैं। एक है गुटी विधि, जिसको कि एयर लेयरिंग भी कहते हैं, और आजकल के दिनों में ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका व्यावसायिक पौध तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रचलित विधि है गुटी विधि अमरूद में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर आप गुटी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें, जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा भाव मिल सके। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गुटी विधि से तैयार होती है उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। अमरूद के जो पौधे होते हैं वो आप बहुत विधियों से लगा सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं और कलम विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज से अगर आप लगाएंगे तो उसमें उसके फलों का जो है गुण उसके मातृ वृक्ष के फल के अनुकूल नहीं होता है और वो अलग ही होता है। इसलिए हम कायिक प्रबंधन या कलम विभिन्न तरह के कायिक प्रबंधन, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, उन विधि को अपनाते हैं। जो उसको हमको जो लगाने के लिए सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए सामग्री चाहिए, बडिंग नाइफ चाहिए, कटिंग नाइफ चाहिए, कुछ प्लास्टिक के पॉलीथीन चाहिए, 50 mm गेज का प्लास्टिक चाहिए, सुतली चाहिए, और एक रूटिंग मीडिया चाहिए जिसमें कि मिट्टी हो, स्फैग्नम मॉस हो और सड़े गले पत्तियों का उसमें मिश्रण हो। इस तरह का उर्वरक वाला मिट्टी चाहिए, उर्वरता वाली मिट्टी, हल्की मिट्टी चाहिए होनी चाहिए, वो उस तरह की सामग्री चाहिए। जिसमें जो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस पौधे का से आपको पौध सामग्री तैयार करना है उस पौधे में आप फल ना लें। उसको अगर फूल भी आता है तो उसको हटा दें, उससे आपको फल नहीं लेना है, और उसको ताकि वो उसकी टहनी उसमें भोजन सामग्री ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। पुरानी टहनियाँ आप चुनाव करें जो कि
किनारे में साइड सीधा ऊपर ना जाती हो, साइड की तरफ जाती हो, और पेंसिल के थिकनेस से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा या उतना ही मोटा हो। जो टहनियों को चुनाव करने के बाद 50 से 60 सेंटीमीटर टहनी की ऊपरी भाग से छोड़कर 2 से 3 सेंटीमीटर तक का छिलका हम बाहर निकालते हैं। फिर 2-3 सेंटीमीटर और नीचे एक गोले से दाग देते हैं। फिर बाद में वो बडिंग नाइफ में एक रहता है, उसमें चाकू टाइप सा, उससे धीरे से मतलब बीच में चीरा लगा करके धीरे से उसको निकालते हैं। और वो जो निकालते हैं वलय, वो बहुत ही चिकना निकलना चाहिए, और सिर्फ वो वलय नहीं निकलना चाहिए, हड्डी उसकी जो रहती है जिसको कीट काट बोलते हैं वो नहीं कटना चाहिए, ध्यान रहे। ये इस तरह से 2 से 3 सेंटीमीटर का वलय ऊपर वाला छिलका निकाल करके गोलाई के आकार में, उसमें 1 या 2 दिन उसको हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद उसमें हम ब्रूटेक्स या IBA का थोड़ा सा 5 ppm सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो रूटिंग में आसानी होती है। वो लगाने के बाद हम जो है रूटिंग मीडिया उस पर डालते हैं, 50 से 100 ग्राम के लगभग वो रूटिंग मीडिया रहता है, उसको डालते हैं। और उसको जब डालने के बाद उसको पॉलीथीन से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद हम देखते हैं कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में उसमें जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। और हमको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, वातावरण में आर्द्रता की कमी है, तो थोड़ा आसपास हम पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, ताकि उसमें आर्द्रता बनी रहे। और 40 से 50 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है। जब उसको रूटिंग हो जाती है तो हम रूटिंग के नीचे वाले भाग से उसको काट लेते हैं, कोई तेज सिकेटियर से हम काटते हैं, और उसको हम रूट ट्रेनर में रखते हैं। 15 से 20 दिन या 25 दिन तक रूट ट्रेनर में रखने के बाद फिर हम उसको पॉली बैग में रूपांतरित करते हैं। और वहाँ पर से पौधे जब 1 साल के लगभग के हो जाते हैं, तब वो पौधे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हम गुटी द्वारा पौधे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। साथ ही साथ समय समय पर पानी भी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश की कमी के चलते भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की भी काफी कमी देखी जा रही है। इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के कृषि अभियंता डॉक्टर DK रूसिया। मेरा आपसे पहले भी सुझाव रहा है कि हम इस बरसात के बहते हुए पानी को अगर हम संग्रहित करते हैं, संरक्षित करते हैं, अच्छे तरीके से इसको बचा के रखते हैं, तो न केवल यह हमारे खरीफ मौसम में ही केवल काम आएगा, बल्कि रबी के मौसम के बाद भी हमको गर्मा फसलों में भी फायदा देता है। निर्मित तालाब हैं, अर्ध निर्मित तालाब हैं, जिन तालाबों का गहरीकरण नहीं हुआ था, जो सामुदायिक तालाब थे, निजी तालाब थे, खानदानी तालाब थे, खेत में बने हुए छोटे छोटे तालाब थे, सबके गहरीकरण के बारे में अनेकों बार आपसे हमने निवेदन किया। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में की तर्ज पर अब पहाड़ का पानी पहाड़ में भी कवायद शुरू करनी होगी। इसके लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करना प्रमुख है। इसके अलावा अधिक ढलान वाली जगहों पर समोच्च खेती यानी सीढ़ीनुमा
खेती को बढ़ावा देना होगा। पहाड़ों पर जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदनी होंगी, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे रिसकर नीचे की ओर आएगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी कटाव भी रुकेगा। हम अपने तालाब को, अगर वह उथल पुथल है, उसको पुनः श्रमदान करके सरकार की योजनाओं को लाभ उठाकर हम उसको गहरा करें। विभिन्न तरीकों से गहरे करने के हमारे पास उपाय हैं। मानव बल से, मनरेगा की सहायता लेकर, हमारी विभिन्न उपकरणों, मशीनों, ट्रैक्टर, जेसीबी, जो तरीका आप सुलभ तरीके से पा सकें, उस तरीके से हम तालाब की मेड़ों को दुरुस्त करें, उनको गहरीकरण करें। उसमें जो कचरा या मिट्टी जमा हो चुकी है उसको हम मेड़ पर अच्छे से डालें, उस पर वृक्षारोपण करें, ताकि मेड़ का पानी बहकर तालाब की गहराई को कम न कर सके। और जो पानी जाने का रास्ता तालाबों में है, पोखरों में है, उसको हम पहले एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें एकत्रित करके पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाएं, ताकि हमारी बालू और अन्य कण वहीं उसी छोटे गड्ढे में रुक जाएं और सीधे तालाब में प्रवेश न कर सके। ऐसा करने से हमारी तालाब की गहराई कम होगी, पानी का संग्रहण कम होगा और हम उस पानी के उपयोग को थोड़ा कम खेतों में कर पाएंगे। हम पानी को बचाएं। पानी को बचाने के इतने अच्छे अच्छे रास्ते हैं कि हम कुआं अगर अर्धनिर्मित है और उसमें भी अगर पानी जम गया है, उसको भी खाली करने का अभी 15 दिन हमारे पास समय है। हम जी जान लगाकर एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारे पास पानी अच्छा संग्रहित हो सकेगा। यह संग्रहित पानी न केवल खेतों में उपयोग होगा, बल्कि हमारी जमीन के अंदर जो पानी का लेवल निरंतर घटता चला जा रहा है, इसको भी ऊपर लाएगा, ताकि हमारे हैंडपंप हैं, कुएं हैं, इनका जल स्तर भी ऊपर मेंटेन रहे। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए, तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। छोटे छोटे पोखरों का निर्माण करके जितनी हमारे पास जमीन है उसमें कम से कम एक खेत का 1/10वां हिस्सा भी अगर हम अपने खेत में प्रयोग में लाते हैं जल को संग्रहित करने में, तो हमारे खेत को पानी देने के लिए वह सक्षम हो जाता है। हम अगर गहराई 10 फीट रखते हैं, हमारे पास बहुत दिनों तक पानी, मई जून तक पानी रह जाता है। हम मछली पालन भी कर सकते हैं, उसमें बतख पालन भी कर सकते हैं। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखरा या डोभा को बनाना पड़ेगा, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा। नदी नालों पर डैम बनाने में भी जल संरक्षण काफी सहायक है। ऐसे में छोटे छोटे नालों पर कच्चे डैम बना सकते हैं, जिसमें काफी पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है। और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा बरसात के बहते हुए पानी को अपने खेत में ही रोकने का प्रयास करेंगे, हमारे लिए उतना ही लाभकारी होगा। आइए हम जल बचाएं और कृषि को बढ़ाएं, उत्पादकता को भी बढ़ाएं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के आकलन के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में
अगले 2 दिनों तक अधिकांश स्थानों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद मानसूनी रेखा उत्तर की ओर आने के कारण मानसून सक्रिय हो सकता है, जिसके कारण वर्षा की सक्रियता में वृद्धि हो सकती है, जिससे 20 और 21 जुलाई के आसपास उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर अच्छी वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण तथा तराई के अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर थोड़ी अधिक वर्षा हो सकती है। उत्तर बिहार में वर्षा न होने के कारण बहुत से किसान भाई अभी तक धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे किसान जुलाई के आसपास वर्षा की संभावना को देखते हुए रोपाई मध्यम जमीन में करें। धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। तो किसान भाई धान की रोपाई कर चुके हैं, ऐसे किसान भाई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 3 दिन बाद और सप्ताह के अंदर ब्यूटाक्लोर 3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर या प्रेडिलाक्लोर 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव साफ होने पर करें। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। इसके लिए उन्नत प्रभेद कृष्णा, अर्का, लोहित, ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब लाल, काशी, अनमोल और संकर किस्मों में अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज अनुशंसित है। उन्नत किस्मों के लिए बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 200 से 300 ग्राम संकर किस्मों के लिए रखें। 50 जमीन में अरहर की बुआई करें। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि की बुआई करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें और लाही, सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के पौधों की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो गई हो, ऐसे बागों में फलों की तुड़ाई होने के बाद अनुशंसित उर्वरकों जैसे 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1.25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 से 400 ग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम पोटास, 50 ग्राम बोरेक्स और 15 से 20 ग्राम थीमेट प्रति पौधा प्रति वर्ष के अनुसार उपयोग करें। केला की रोपाई करें। उत्तर बिहार में लंबी किस्मों के लिए अल्पान, चंपा, कथाली, मालभोग, चिनिया, शक्कर चिनिया, चकिया अनुशंसित है। लंबी प्रजातियों में पौधा से पौधा की दूरी 2 मीटर है और बौनी प्रजातियों में 1.5 मीटर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अगवानपुर, जिला पटना के कृषक पीतम चौरसिया ने। ये गन्ने की फसल में शीर्ष तना छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पीतम चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। जो गन्ने की खेती करते हैं इस पे विशेष रूप से ध्यान दें कि हम देखते हैं कि गन्ने में कीट और बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम पहली अवस्था में बात करते हैं गन्ने में, तो सबसे पहले कीट लगता है। जैसे ही फसल बढ़ती है, बारिश का शुरू होता है मौसम और बारिश से ठंड में गन्ने की फसल पहुंचती है, तो वहाँ पे आपको टॉप बोरर और जो स्टेम में हर नोड में एक कीड़ा अंदर एंटर करता है, पिल्लू, और उसकी वजह से आपका जो गन्ने की फसल है उसमें काफी नुकसान होता है। इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। तो उस समय में उस कीट को नियंत्रण करना मुश्किल होता है और
ऐसे इलाके में जहां उस कीट का प्रकोप होता है, तो उस इलाके के लिए जो संशोधित जो रेजिस्टेंट कीट रोधी वैरायटियां हैं गन्ने की, उन्हीं की बुआई करें। में अगर आवश्यकता हो तो क्लोरपायरिफॉस दवा को आप में दे सकते हैं, और बुआई के समय में अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड या जो पहले फ्रेटरा हमने बात किया है, इन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस कीट को नियंत्रण करने के लिए अगर आप छिड़काव करते हैं तो हमारे शोध में पाया गया है कि कीट नियंत्रण उतना नहीं हो पाता है जितना आपने कीटनाशकों का प्रयोग किया है। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो लाइट ट्रैप्स है उसका प्रयोग करें, पहली बारिश के समय में ज़रूर करें। इसके भ्रंग इसके तरफ में आकर्षित होंगे, और नीचे पानी में आप कैरोसिनाइज्ड वाटर रखिए, थोड़ा कैरोसिन डाल दीजिए, तो उसके जो एडल्ट है वो कंट्रोल होंगे। और ज़रूरत हो तो जो कीट ग्रसित जो भी जितना भी गन्ना हो उसको समय समय पर हटाते रहें, साफ सफाई ज़रूर रखें, गन्ने को बांध के रखें, अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाएं, समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें। इन सब क्रियाओं को अगर आप कीटनाशकों के साथ में भी करेंगे तो गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप कम होगा, और आशा है कि इससे आपका प्रबंधन अच्छे से रहेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।